नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। इसी आशा के साथ शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 12th इकोनॉमिक्स की, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन परिचय। हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किनके द्वारा किया गया था, अर्थशास्त्र को कितनी शाखाओं में बांटा गया है, विभिन्न अर्थशास्त्रों के द्वारा अर्थशास्त्र की क्या परिभाषाएं दी गई हैं, क्रियाएं किसे कहते हैं, क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार में विभाजित की गई हैं या उनका क्या वर्गीकरण किया गया है। अब हम इस वीडियो में शुरुआत करेंगे अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं, अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में क्या अंतर पाया जाता है, केंद्रीय समस्याएं किसे कहते हैं, केंद्रीय समस्याएं किस कारण से उत्पन्न होती हैं, इनके विभिन्न विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में क्या हल पाए जाते हैं। इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अर्थव्यवस्था दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ और व्यवस्था। अर्थ का मतलब होता है धन, व्यवस्था का मतलब होता है किस प्रकार हम उस धन का प्रयोग करें जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था का विकास हो सके, उसमें वृद्धि ला सके, लोगों का जीवन स्तर अच्छा बना सके। तो हम ये कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था एक संरचना है जिसके द्वारा आर्थिक क्रियाओं को एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि वो किस प्रकार उस पर अग्रसर हो सकें और अर्थव्यवस्था को आगे पहुंचा सकें, अर्थव्यवस्था में वृद्धि ला सकें, उसका विकास कर सकें और लोगों का जीवन स्तर और अच्छा बना सकें, उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। तो आइए पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार। वैसे तो अर्थव्यवस्था के कई प्रकार हैं। कई आधारों को आधार बनाकर अर्थव्यवस्था को कई रूप में परिभाषित किया गया है, कई प्रकारों में परिभाषित किया गया है। लेकिन हमने यहाँ पर मुख्यतः अर्थव्यवस्था को बताने के लिए, उनके प्रकारों को स्पष्ट करने के लिए दो आधार माने हैं। पहला आधार है अर्थव्यवस्था के प्रकार संसाधनों के विकास के आधार पर, और दूसरा अर्थव्यवस्था के प्रकार स्वामित्व के आधार पर। अर्थव्यवस्था के प्रकार संसाधनों के विकास के आधार पर हमने अर्थव्यवस्था को तीन प्रकार में बांटा है। पहला अविकसित या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, दूसरा विकसित अर्थव्यवस्था और तीसरा विकासशील अर्थव्यवस्था। दूसरा अर्थव्यवस्था के प्रकार स्वामित्व के आधार पर भी हमने अर्थव्यवस्था को तीन प्रकार में बांटा है। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। आइए इन्हें हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पहले आधार से शुरुआत करते हैं, अर्थव्यवस्था के प्रकार संसाधनों के विकास के आधार पर। पहले है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था या फिर अविकसित अर्थव्यवस्था। अल्प विकसित और अविकसित अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जहां पर संसाधनों का या तो प्रयोग शुरू किया गया हो या फिर उसका प्रयोग किया ही नहीं गया हो, उसे हम अविकसित या अविकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यहाँ पर बेरोजगारी, गरीबी, जीवन स्तर निम्न पाया जाता है। अशिक्षित लोगों की यहाँ प्रचुरता पाई गई है और लोगों की प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय निम्न स्तर पर होती है। ऐसी व्यवस्था जहां भी हो, उस अर्थव्यवस्था को हम अल्प विकसित या विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऐसी व्यवस्थाएं हमें विश्व में कुछ देशों में देखने को मिलती है, जैसे अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश। दूसरे है विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था से नाम से पता चल रहा है, इसका अपोजिट, जहां पर संसाधनों का पूर्ण तरीके से उपयोग किया जा चुका हो, उसे हम विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यहाँ पर ना के बराबर बेरोजगारी और गरीबी होगी, शिक्षित लोग ज्यादा पाए जाएंगे, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी और लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। उदाहरणता देखें तो अमेरिका, यूरोप के कई देश
विकसित अर्थव्यवस्था में पाए जाते हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था, नाम से प्रतीत हो रहा है विकासशील अर्थव्यवस्था वो होती है जिसमें संसाधनों का प्रयोग शुरू तो हो चुका है, लेकिन अभी निरंतर उनका विकास चल रहा है, पूर्ण तरीके से उनका उपयोग नहीं हुआ है। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां होती है उसे हम विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। यहाँ पर जीवन स्तर मध्यम वर्ग का पाया जाता है, कुछ बेरोजगारी और गरीबी भी पाई जाती है कुछ स्तर तक। प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय मध्यम वर्ग पर होती है, ना तो ज्यादा निम्न स्तर पर पाई जाती है और ना ज्यादा उच्च स्तर पर पाई जाती है। इस अर्थव्यवस्था में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना को शामिल किया गया है। इसके बाद अब हम अपना दूसरा वर्गीकरण पढ़ेंगे जिसका नाम है अर्थव्यवस्था के प्रकार स्वामित्व के आधार पर। सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है और सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं पाया जाता, जिसमें बाजार की शक्तियों के द्वारा ही आर्थिक क्रियाओं का संचालन होता है और उनका समाधान भी उसी के अनुसार किया जाता है। यहाँ पर लाभ कमाना पूर्ण एक मुख्य उद्देश्य के रूप में अपनाया जाता है और लाभ कमाने पर ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जैसे अमेरिका, यूरोप के कुछ देश इत्यादि। दूसरी अर्थव्यवस्था आती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बिल्कुल विपरीत होती है। यहाँ पर सारे संसाधन सिर्फ सरकार के हाथ में होते हैं, सरकार ही सारे संसाधनों का संचालन करती है, निजी व्यक्तियों का कोई हस्तक्षेप नहीं पाया जाता और यहाँ पर लाभ कमाना ना होकर कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही मुख्य उद्देश्य होता है। इसमें हम रशिया को शामिल कर सकते हैं, रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स इकोनॉमी, नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर कई अर्थव्यवस्थाओं का मिक्सचर पाया जाता हो, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। तो जिस अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं के विशेषताएं पाई जाती हों, उस अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। जिन अर्थव्यवस्था का उद्देश्य लाभ कमाना भी हो और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना भी हो, उस अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी व्यक्ति और सरकार दोनों साथ में मिलकर सहयोग के साथ देश का विकास करें, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत, हमने पढ़ लिया कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था क्या होती है। अब हम ये जानेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर है या नहीं, दोनों एक हैं, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो ये समझने के लिए अब हम पढ़ते हैं इसके बीच का अंतर। तो अर्थशास्त्र क्या होता है? अर्थशास्त्र आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक क्रियाएं जितनी होती हैं वो सब मिलती हैं, जैसे उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, इन सबको मिला दें तो वो अर्थशास्त्र है। और जब इन गतिविधियों का संचालन कर देते हैं तो वो अर्थव्यवस्था है। तो अर्थशास्त्र तो आर्थिक गतिविधियों का कंपोजिट फॉर्म है और अर्थव्यवस्था उन्हें एक प्लेटफॉर्म देती है कि वो गतिविधियां सुचारू रूप से चले। अर्थशास्त्र सिद्धांत देती है, नई थ्योरीज देती है, नए फैक्ट्स देती है कि क्या करना चाहिए। अर्थव्यवस्था उसको एक व्यवहारिक रूप प्रदान करती है कि जो थ्योरीज दी हैं अर्थशास्त्र में वो व्यवहारिक तरीके से कितनी सकारात्मक है, कितनी नकारात्मक है, मतलब कितना फायदा दे रही है वो अर्थव्यवस्था को। अगर अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है तो वो सकारात्मक है, और अगर अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हो रहा, अर्थव्यवस्था डाउन जा रही है, तो वो नकारात्मक है। क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे केंद्रीय समस्याएं जो हर एक अर्थव्यवस्था में पाई जाती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो पूंजीवादी हो, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो मिश्रित हो। तो नेक्स्ट स्लाइड में अब हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। केंद्रीय समस्याएं, हमने पढ़ा कि आर्थिक क्रियाएं होती हैं, आर्थिक क्रियाओं का जब संचालन होता है तो वो अर्थव्यवस्थाओं के द्वारा किया जाता है। जब इन्हीं आर्थिक क्रियाओं के संचालन में रुकावट आ जाए
तो वो केंद्रीय समस्याएं बन जाती हैं। इन्हें केंद्रीय समस्याएं क्यों कहा जाता है? क्योंकि आर्थिक क्रियाएं हर अर्थव्यवस्था का केंद्र होता है। अर्थव्यवस्था हर देश की विकास का केंद्र होता है। जब इसी के इसमें सुचारू तरीके से कार्य नहीं होगा, सुचारू प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, व्यवस्थित तरीके से कार्य नहीं होगा, तब इस समस्या को हम केंद्रीय समस्या कहेंगे। इसे हम आर्थिक समस्या भी कहते हैं क्योंकि आर्थिक क्रियाओं से जुड़ी हुई होती है। और इसे हम चयन की समस्या कहते हैं क्योंकि इस समस्या में हम ये देखते हैं कि हमें कौन सी आर्थिक गतिविधि लेनी है, चुननी है, जो हमारी अर्थव्यवस्था को आगे ले जाए, जो उसका विकास करे, उसमें वृद्धि करे। तो आर्थिक समस्याएं, चयन की समस्या और केंद्रीय समस्या एक ही होती है। वो तब उत्पन्न होती है जब हमारी आर्थिक क्रियाओं में रुकावट आती है, तब केंद्रीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब केंद्रीय समस्याएं उत्पन्न होने के कारण क्या हैं? तो दो कारण होते हैं। पहला, हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं और हमारे संसाधन सीमित हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कि हमारी आवश्यकताएं तो असीमित हैं और उसकी अलग अलग प्राथमिकताएं हैं। आज जो आवश्यकता हमारी है वो कल नहीं होगी, उसकी जगह कोई दूसरी हो जाएगी। एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि अगर हमारा नया सेशन शुरू हुआ तो नए सेशन में आपको नई यूनिफॉर्म चाहिए, नई कॉपीज, बुक्स, स्टेशनरी सब चाहिए। लेकिन जैसे ही आपका नया सेशन शुरू होता है उसके बाद आगे आपकी और दूसरी आवश्यकताएं आ जाएंगी। आपको शूज चाहिए होंगे, तो आवश्यकताएं खत्म होती है लेकिन उसके लिए दूसरी आ जाती है, तो हम उनको प्राथमिकताएं दे देते हैं। दूसरा कारण है हमारे संसाधन जो हैं वो सीमित हैं लेकिन उनके अनेक उपयोग हैं। जैसे कि दूध है, वो सीमित संसाधनों में आता है, उसके अनेक उपयोग हैं। आप दूध से मिठाई बना सकते हो, दूध से दही बना सकते हो, चाय बना सकते हो, कॉफी बना सकते हो। तो हमारे यहाँ पे आर्थिक क्रियाएं इसलिए उजागर होती हैं कि हमारी आवश्यकताएं तो असीमित हैं और हमारे संसाधन सीमित हैं जिनके अनेक उपयोग हैं। उन दोनों के बीच में एक सामंजस्य बिठा पाना वो मुश्किल है। इसलिए वो जो मुश्किलात हैं, जो रुकावटें हैं, वो आर्थिक समस्याओं को उजागर करती हैं। अब हमने पढ़ा केंद्रीय समस्याएं किसे कहते हैं, क्या कारण है जो इस कारण से केंद्रीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब हम पढ़ेंगे कितनी केंद्रीय समस्याएं होती हैं। तो अर्थव्यवस्था में 6 केंद्रीय समस्याएं होती हैं, लेकिन व्यष्टि के आधार पर 3 है और समष्टि के आधार पर 3 है। अब हम जब व्यष्टि के आधार पर पढ़ेंगे तो हम 3 केंद्रीय समस्याएं पढ़ेंगे। पहला, क्या उत्पादन करना चाहिए। दूसरा, कैसे उत्पादन करना चाहिए। और तीसरा, किसके लिए उत्पादन करना चाहिए। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्या उत्पादन करना चाहिए। इसमें हम ये पढ़ते हैं कि हमारे संसाधन सीमित हैं और हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं। तो हमें किस प्रकार कौन सी वस्तु का पहले उत्पादन करना चाहिए उस सिचुएशन को देखते हुए, तो वो समस्या जब उजागर होती है तो उसे हम कहते हैं क्या उत्पादन करना चाहिए। जैसे पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करें या उपभोग वस्तुओं का उत्पादन करें। अगर जिस जनसंख्या अधिक है उस देश में खाने वाले लोग ज्यादा हैं, वो उनकी मांग ज्यादा होगी तो उपभोग ज्यादा होगा। इसलिए पहले हम उपभोग वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, किसकी तुलना में, पूंजीगत वस्तुओं की तुलना में। दूसरा आता है कि हम जो है सरकारी वस्तुओं का उत्पादन करें या निजी वस्तुओं का उत्पादन करें, या सार्वजनिक वस्तु या निजी वस्तुओं का उत्पादन करें। तो जहां पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो वहां पर दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन होगा। आप एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, हॉस्पिटल हैं, पब्लिक भी होते हैं और प्राइवेट भी होते हैं, मतलब निजी भी हैं और सार्वजनिक भी हैं। उसके बाद और भी हम कई एग्जाम्पल लेकर बता सकते हैं कि हमें किस चीज की कब आवश्यकता है, उसी के अकॉर्डिंग हम उत्पादन करते हैं। तो जब हम ऐसी चयन की प्रक्रिया लाते हैं, जब हमें यहाँ सोचना पड़ जाता है, तब वो समस्या उत्पन्न होती है कि उत्पादन करना चाहिए। जब हमें ये पता चल जाता है कि क्या उत्पादन किया जाए, फिर हमारी दूसरी समस्या उजागर होती है कि कैसे उत्पादन किया जाए। उत्पादन करने के दो
तरीके होते हैं। एक होता है श्रम प्रधान तकनीक के द्वारा और एक होता है पूंजी प्रधान तकनीक के द्वारा। श्रम प्रधान तकनीक का मतलब होता है कि ऐसी तकनीक जिसमें श्रम का उपयोग ज्यादा किया जाए पूंजी की तुलना में, और पूंजी प्रधान तकनीक का मतलब होता है जिसमें पूंजी का उपयोग ज्यादा किया जाए श्रम की तुलना में। तो अब हम कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करें उत्पादन करने के लिए? तो जो विकासशील देश है वहां श्रम ज्यादा है, तो वो श्रम प्रधान तकनीक के द्वारा उत्पादन करेंगे, और जितने विकसित देश हैं वहां पे श्रम कम है और पूंजी अधिक है, तो वो पूंजी का उपयोग करते हुए पूंजी प्रधान तकनीक से उत्पादन करेंगे। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे थर्ड, कि किसके लिए किया जाए। हमने अर्थव्यवस्था में दो समस्याएं पढ़ी, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए। अब हमारी तीसरी समस्या है कि किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो जब हम उत्पादन करते हैं, उत्पादन क्यों करते हैं? आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। अब आवश्यकताएं किसकी? लोगों की। अब इन लोगों में कई वर्ग होते हैं, कुछ अमीर होंगे, कुछ गरीब होंगे, कई ज्यादा गरीब होंगे, कई ज्यादा अमीर होंगे। तो उनके अकॉर्डिंग हमें क्या उत्पादन करना है, उनकी मांग क्या है, वो क्या उपभोग करना चाहते हैं, उसके हिसाब से जब हम उत्पादन करें तो वो समस्या कि हम किस वर्ग के लिए क्या उत्पादन किया जाए, कौन सी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, कौन से वर्ग का चयन किया जाए, कौन सा वर्ग सबसे ज्यादा है, तो उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो हम उत्पादन करते हैं, तो वो समस्या जब उजागर होती है तो उसे कहते हैं किसके लिए उत्पादन किया जाए। हमने स्वामित्व के आधार पर 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पढ़ी थी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। इन अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्याओं के कैसे हल होते हैं, क्या हल ढूंढा जाता है, अब हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमने पढ़ा था कि जहां पर निजी व्यक्तियों का ही स्वामित्व होता है और सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता और बाजार की शक्तियों के द्वारा ही निर्धारण किया जाता है, तो उसको हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो यहाँ पर केंद्रीय समस्याओं का हल भी बाजार की शक्तियां जैसे मांग और पूर्ति, इन दोनों के कारण ही किया जाता है, इसलिए इसे हम कीमत संयंत्र व्यवस्था भी कहते हैं। तो यहाँ पर कीमत संयंत्र व्यवस्था के द्वारा केंद्रीय समस्याओं का हल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ढूंढा जाता है, इसलिए हम इस अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। दूसरी है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर सरकार का हस्तक्षेप होता है, सारे संसाधन का एक निश्चित संचालन केंद्र के द्वारा या सरकार के द्वारा ही किया जाता है, इसलिए यहाँ पर केंद्रीय समस्याओं का हल योजनाओं के द्वारा ही किया जाएगा। तो इसलिए इस अर्थव्यवस्था को हम आर्थिक योजना या योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में हमने पढ़ा था कि पूंजीवादी और समाजवादी के गुणों को अगर हम जोड़ दें तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसका मतलब है कि जहां पर निजी व्यक्ति और सरकार दोनों का स्वामित्व हो, दोनों कॉपरेशन के साथ कार्य करें, अर्थव्यवस्था का विकास करें, उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसलिए यहाँ पर जैसे पूंजीवादी और समाजवादी दोनों में कीमत संयंत्र और योजना बनाकर केंद्रीय समस्याओं का हल किया जाता था, इसमें भी इन दोनों की विधियों का एक साथ प्रयोग कर केंद्रीय समस्याओं का हल किया जाता है। हमने स्वामित्व के आधार पर 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पढ़ी थी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। इन अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्याओं के कैसे हल होते हैं, क्या हल ढूंढा जाता है, अब हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमने पढ़ा था कि जहां पर निजी व्यक्तियों का ही स्वामित्व होता है और सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता और बाजार की शक्तियों के द्वारा ही निर्धारण किया जाता है, तो उसको हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो यहाँ पर केंद्रीय समस्याओं का हल भी बाजार की शक्तियां जैसे मांग और पूर्ति, इन दोनों के कारण ही किया जाता है, इसलिए इसे हम कीमत संयंत्र व्यवस्था भी कहते हैं। तो यहाँ पर कीमत संयंत्र व्यवस्था के द्वारा केंद्रीय समस्याओं का हल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ढूंढा जाता है, इसलिए हम इस अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। दूसरी है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर सरकार का हस्तक्षेप होता है,
सारे संसाधन का एक निश्चित संचालन केंद्र के द्वारा या सरकार के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए यहाँ पर केंद्रीय समस्याओं का हल योजनाओं के द्वारा ही किया जाएगा। तो इसलिए इस अर्थव्यवस्था को हम आर्थिक योजना या योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में हमने पढ़ा था कि पूंजीवादी और समाजवादी के गुणों को अगर हम जोड़ दें तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसका मतलब है कि जहां पर निजी व्यक्ति और सरकार दोनों का स्वामित्व हो, दोनों कोऑपरेशन के साथ कार्य करें, अर्थव्यवस्था का विकास करें, उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसलिए यहाँ पर जैसे पूंजीवादी और समाजवादी दोनों में कीमत संयंत्र और योजना बनाकर केंद्रीय समस्याओं का हल किया जाता था, इसमें भी इन दोनों की विधियों का एक साथ प्रयोग कर केंद्रीय समस्याओं का हल किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि उत्पादन संभावना वक्र किसे कहते हैं। उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर होता है। फिर हम विभिन्न प्रकार के चर क्या होते हैं, किस प्रकार से अलग अलग विधियां होती हैं जो अर्थव्यवस्था में कार्य करती हैं, अर्थव्यवस्था का संचालन करती हैं, और साथ ही साथ हम रिवीजन भी करेंगे जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी और शॉर्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि उत्पादन संभावना वक्र किसे कहते हैं। उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर होता है। फिर हम विभिन्न प्रकार के चर क्या होते हैं, किस प्रकार से अलग अलग विधियां होती हैं जो अर्थव्यवस्था में कार्य करती हैं, अर्थव्यवस्था का संचालन करती हैं, और साथ ही साथ हम रिवीजन भी करेंगे जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी और शॉर्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।